Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। फैक्टर्स में बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है वहां पे इस बात को ऐड कर लेना, ह्यूमिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। बताया था कि अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो फिर इस कंडीशन में होता क्या है कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो फिर इस कंडीशन में याद रखेंगे कि बाहर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्लांट में तो ज्यादा होती ही है, और दोनों तरफ जब कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। स्टोमेटा तो ओपन रहते हैं लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ये पॉइंट आपने लिखा है। फिर उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। लाइट की बात करते हैं, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी बढ़ने पे ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, जबकि प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर घट जाने पे ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे हटा लें तो फिर ट्रांसपिरेशन और फास्ट होने लगेगा। इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में बताया था CO2, प्लांट के अंदर जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज, क्योंकि क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। साइटोकाइनिन जो होता है ये स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो साइटोकाइनिन है ये K+ आयन जो होता है उसके इनफ्लक्स को बढ़ाता है। इनफ्लक्स का मतलब होता है कि सेल के अंदर आना। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि जो K+ होता है वो गार्ड सेल के अंदर आता है, जब कोई आयन मूव करता है उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लक्स, और कहीं बाहर जाता है तो ईफ्लक्स बोलते हैं। तो इनफ्लक्स, ईफ्लक्स। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर अगर डेंस होता है तो बताया था ट्रांसपिरेशन कम होगा। नंबर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा, और रूट अपॉन सूट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन। रूट अपॉन सूट रेशियो जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर यहाँ पे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ऐसे कुछ कंपाउंड जो ट्रांसपिरेशन को रोकने में मदद करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे, कम करने का काम करते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे यहां पे एग्जाम्पल में याद रखें CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसकी कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ा दें तो मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो फिर बनता है H2CO3 और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। फिर यहां पे बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड
एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जिसके बारे में लास्ट टर्म पे भी बताया था कि प्लांट के अंदर अगर ये हार्मोन बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाहर से केमिकल यूज कर सकते हैं जैसे कि एस्पिरिन। ये एस्पिरिन कंपाउंड जो होता है अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा। तो जो एस्पिरिन है ये ट्रांसपिरेशन को घटाने का काम करेगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं पीएमए। पीएमए का फुल फॉर्म है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। जो पीएमए है ये भी ट्रांसपिरेशन को कम करता है। तो जितने भी ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूं ये ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद अगला है लो विस्कोसिटी वैक्स। जो वैक्स होता है इसकी विस्कोसिटी जब कम होती है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जो वैक्स है उसकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ा नहीं, गाढ़ापन जो होता है वो कम होना चाहिए। तो अगर वैक्स की विस्कोसिटी कम है तो उस कंडीशन में हम लोग उसे भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसपिरेशन को क्या कर सकते हैं, कम। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी प्लांट है उसकी जो लीफ है, इसकी लीफ में लो विस्कोसिटी वैक्स का एग्जांपल है। जो घर में हम लोग वैसलीन यूज करते हैं, वैसलीन भी एक तरह का क्या है, लो विस्कोसिटी वैक्स है। वैसलीन को क्या करें हम लोग, इस लीफ के ऊपर वैसलीन की कोटिंग कर दें। क्या करते हैं, वैसलीन की कोटिंग। तो ये जो वैसलीन है अगर इसकी कोटिंग कर देंगे लीफ के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को कम करने की कोशिश करेगा। ये जो वैसलीन हम लोगों ने कोट किया है, जो यहाँ पे लीफ से लगातार जो ट्रांसपिरेशन चलता है उस ट्रांसपिरेशन को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये जितने भी कंपाउंड हैं सारे के सारे कैसे हैं, जो ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एंटी ट्रांसपेरेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। हम लोगों ने इतनी डिटेल में बात की है, प्लांट ट्रांसपिरेशन करता क्यों है उसकी बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का क्या महत्व है, प्लांट क्यों करता है ट्रांसपिरेशन। तो याद रहे सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ प्लांट बाय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करता है। कितना, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्लांट को कूल डाउन रखने का काम करता है। प्लांट को कूल रखेगा, कितने डिग्री सेल्सियस को घटा देता है, ये नंबर याद रखना है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस को घटाने का काम। फिर यहां पे अगला ट्रांसपिरेशन जो होता है, आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है इसकी वजह से लगता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, ये पुलिंग फोर्स लगाता है। उस पुलिंग फोर्स का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। पुलिंग फोर्स जो लगाता है इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। और ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और उसे नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। कैसे करता है, ट्रांसपिरेशन पुल पूरी एक थ्योरी है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसपिरेशन पुल, अभी ये समझ लें कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो एक पुलिंग फोर्स लगा है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कहां से, सॉइल से। तो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने का काम करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है इसकी वजह से वाटर नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। और जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो वाटर की सप्लाई जब नीचे से ऊपर होती है, देखो ये प्लांट है, तो प्लांट में जब ट्रांसपिरेशन हुआ
यहाँ पे है स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से यहाँ पे स्टोमेटा के जस्ट पीछे एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर की वजह से वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर चला आता है। तो वाटर नीचे से ऊपर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहां पे जब वाटर नीचे से ऊपर आता है, प्लांट के अंदर वाटर लगातार आता रहता है, प्लांट लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। प्लांट लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करता है, नीचे से ऊपर उसे भेजता है, जिसकी वजह से प्लांट की हर एक सेल में वाटर की सप्लाई लगातार चलती रहती है। आप सोचो, अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो ये नीचे से ऊपर जो वाटर जाता है ये ऊपर नहीं जा पाएगा। जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की सेल हैं उन्हें वाटर नहीं मिल पाएगा, और जब प्लांट को वाटर ना मिल पाए, आपने कभी कभी देखा होगा गर्मियों के समय प्लांट जो होता है, अगर उसके पास वाटर की कमी हो जाती है तो वो थोड़ा सा मुरझा सा जाता है। आपने देखा होगा क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि उसके अंदर वाटर की कमी हो गई है। और वाटर की कमी हो जाती है तो सेल के अंदर जो टर्जिडिटी है, जो सेल टर्जिड है, फूली हुई है, वो फिर फूली हुई नहीं रह पाएगी, वो श्रिंक हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर प्लांट अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। गर्मियों के समय जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि प्लांट के पास जब वाटर की कमी हो जाती है तो वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे सेल के पास वाटर पहुंचेगा, और जब वाटर पहुंच जाएगा तो प्लांट और प्लांट सेल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाती है। तो याद रहे, ट्रांसपिरेशन हेल्पिंग टू मेंटेन plant and plant cell structure. Transpiration help in to maintain plant and plant cell structure. प्लांट का स्ट्रक्चर और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से ऊपर। और जब ट्रांसपोर्ट होता है तो जितनी भी सेल होती हैं सभी को क्या मिल जाता है? वाटर। और जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो नीचे से ऊपर वाटर की सप्लाई रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो प्लांट की जो सेल हैं उन्हें वाटर नहीं मिल पाएगा, और जब इस कंडीशन में वाटर नहीं मिल पाएगा तो प्लांट अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये वह सिग्निफिकेंस, नोट कर लें इसे। ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, CO2, एब्सिसिक एसिड, एस्पिरिन, PMA, लो विस्कोसिटी वैक्स, ये सभी ऐसे कंपाउंड्स के नाम है जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। एस्पिरिन भी उसमें से एक कंपाउंड है जो ट्रांसपिरेशन को कम करने में यूज किया जाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी यूज किया जाता है। ये ट्रांसपिरेशन पुल, ये अभी हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी।
वहां पे क्लियर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन पुल क्या है। ये जो स्टोमेटा होते हैं, जब स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है तो यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है स्टोमेटा के जस्ट पीछे। इस पुलिंग फोर्स का नाम होता है ट्रांसपोजिशन पुल। तो ट्रांसपोजिशन पुल किसकी वजह से डेवलप होता है? ट्रांसपोजिशन की वजह से। और जब ये पुलिंग फोर्स डेवलप होता है तो जो वाटर है वो नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे होता है ये अभी आगे हम लोग ट्रांसपोजिशन पुल थ्योरी में देखेंगे।
देखें आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय जाइलम। ये जो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये जाइलम से ही होता है, ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल जाइलम से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम से होता है। इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर और मिनरल के लिए, अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो फूड के लिए है। तो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है। कैसे पता लगा सकते हो? एक प्लांट को लो, जैसे सबसे पहले जो प्लांट लिया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उस समय, तो प्लांट जो लिया गया था उस प्लांट का नाम है वाल्सम प्लांट। क्या नाम है? वाल्सम प्लांट। वाल्सम प्लांट को लिया गया है और इस कंटेनर में ये जो वाल्सम प्लांट है इसको, इसकी जो रूट है उसे हटा दिया गया, एक ब्रांच को लिया गया है, या ऊपर जो स्टेम होता है उसे हम लोगों ने इसे लिया है। एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में वाटर के साथ एक डाई हम लोगों ने मिक्स कर दी है। इस डाई का नाम लिखा है ईओसिन डाई। क्या नाम है? ईओसिन डाई। याद रहे ये जो ईओसिन डाई होती है ये रेड कलर की होती है। तो वाटर ईओसिन डाई मिक्स कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। प्लांट क्या करेगा? प्लांट इस वाटर को, कुछ ना कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा तो आगे चल के देखा गया कि यहाँ पे जब प्लांट में ऊपर से ट्रांसपिरेशन यहाँ पे होने लगता है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ये जो नीचे से ऊपर है वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर को कुछ ना कुछ जब एब्जॉर्ब किया जाता है, धीरे धीरे वाटर नीचे से ऊपर पहुंचेगा। वाटर जब नीचे से ऊपर पहुंचेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे कुछ समय के बाद, 1 2 3 घंटे के बाद, जब इस प्लांट को कट करके देखा गया, तो कुछ समय के बाद ये देखा गया कि जब हमने प्लांट को कट किया तो प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके जाइलम में हमें मिली ईओसिन डाई, लेकिन फ्लोएम में ईओसिन डाई नहीं मिली। इसलिए ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो वाटर है, मिनरल है, इसका ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? जाइलम से होता है, ना कि फ्लोएम से, क्योंकि ईओसिन डाई कहां मिली? जाइलम में। अब देखो अगर हम लोग इस प्लांट को कट करें और कट करने के बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है वाल्सम प्लांट। इस वाल्सम प्लांट को हम लोग कट करें और कट करने के बाद इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे बाहर हमें जो लेयर दिखाई देती है, इस लेयर का नाम लिखा है एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, अगली लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे अगली लेयर है जिसका नाम है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे जो सबसे इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या नाम है? एंडोडर्मिस। ये याद करना है, ये अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट जब आगे पढ़ेंगे तो फिर से ये बातें याद, यहाँ पे याद होनी चाहिए कि सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, इस लेयर का नाम है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के नीचे हमें मिलते हैं वेस्कुलर बंडल। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें बाहर होता है फ्लोएम, अंदर होता है जाइलम। तो इसमें दो चीजें हैं, बाहर क्या है? फ्लोएम, अंदर क्या है? जाइलम। बोलो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम, और यहाँ पे क्या होगा? जाइलम। पूरे को मिला के नाम क्या देंगे? वेस्कुलर बंडल। देखो यहाँ पे रेड कलर से मैंने एक लाइन बनाई है, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन होता है? वेस्कुलर कैम्बियम। कौन है? वेस्कुलर कैम्बियम। इसका क्या फंक्शन है वो आगे समझेंगे। अभी आप ये जान लें, जाइलम बाहर है, फ्लोएम अंदर है, जाइलम दोनों के बीच में जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम का नाम क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम। सेंटर में यहाँ पे जो भी टिश्यू पाए जाते हैं उस टिश्यू को हमने नाम दिया है पित्त। क्या बोलेंगे? पित्त। पित्त बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मेडुला। ये पित्त है, या इसी का दूसरा नाम होता है मेडुला। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं प्लांट में, एक बार बोल दे मेरे साथ, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे अगली लेयर का नाम हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे अगली लेयर का नाम जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में बाहर कौन होता है? तो बोलेंगे फ्लोएम। अंदर कौन होता है? जाइलम। और दोनों के बीच में जो कैम्बियम होते हैं उस कैम्बियम का नाम वेस्कुलर कैम्बियम। प्लांट के स्टेम में जब हम लोग कट करते हैं तो बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिथ, या फिर मेडुला बोला जाता है। तो पिथ या मेडुला बोलते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम में हम लोगों ने प्लांट को कट किया। अब मुझे ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ
इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो ईओसिन डाई है वो कहां मिली होगी, तो बोलेंगे ये जो जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम की जो सेल है यहां पे हमें मिल गई थी ईओसिन डाई, जबकि फ्लोएम में ईओसिन डाई नहीं मिलती है। तो याद रहे यहां पे जहां पे ईओसिन डाई मिल गई वहीं से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कहां से होता है, बोलेंगे जाइलम से होता है, क्योंकि जाइलम में ही ईओसिन डाई मिली थी, इसलिए हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जाइलम से ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्लोएम से। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम ये कैसे होता है देखें। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम ये कैसे होता है, हम लोग किसी भी प्लांट को लें, लेकिन खास बात क्या है कि वो प्लांट होना चाहिए डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट को जब हम लोग लेते हैं तो उस प्लांट में देखें, ये हमारे पास कोई भी डाइकॉट प्लांट है, ऊपर इस तरह से यहां पे लीफ है, अब देखें इस प्लांट में हमें करना क्या है, कोई भी डाइकॉट प्लांट लेना है। अब उस डाइकॉट प्लांट में हमें करना क्या है, उस प्लांट में वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसके बाहर जो भी टिश्यू है उन टिश्यू को हटा देना है कुछ पार्ट से। जैसे यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास एक डाइकॉट प्लांट है, इस डाइकॉट प्लांट में सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन होगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल। ये सारी लेयर यहाँ पे अरेंज है और ये बिल्कुल इस तरह से सिलेंड्रिकल से, बाहर है एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे हम अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब हम लोग करें क्या कि ये जो यहाँ पे डाइकॉट प्लांट है, इस डाइकॉट प्लांट में वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू है उन्हें हटा देते हैं इस पार्ट से। देखो स्टेम में किसी भी पार्ट से आप इसे हटा दो, हटा दिया। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू है उन्हें हटा दिया। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है कौन कौन, देखो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और कौन है, और साथ में फ्लोएम भी है। देखो अगर आपसे पूछा जाए ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसके बाहर कौन है, तो फ्लोएम, और अंदर कौन है, जाइलम। देखो ये लिखा है फ्लोएम, ये है जाइलम। तो देखो यहां पे अगर हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू हैं उन्हें रिलीज हटा दें, यहां से रिमूव कर देते हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू होते हैं उन्हें एक नाम दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं बार्क। क्या बोलेंगे, बार्क। बार्क का मतलब होता है ऑल द टिश्यू आउटसाइड, all the tissue outside the vascular cambium। ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, ये वही वेस्कुलर कैम्बियम, इसके बाहर जो भी टिश्यू है हम लोगों ने इस पार्ट से उसे हटा दिया है। ये हमारा प्लांट है, हम लोगों ने इसका जो स्टेम वाला रीजन है इसमें से कुछ पार्ट का हम लोगों ने क्या हटा दिया है, बार्क। जब बाल्क हटा देंगे तो बाल्क में मुझे ये बता दो कि बाल्क में फ्लोएम इंक्लूड होगा या जाइलम इंक्लूड होगा, बताओ बाल्क में फ्लोएम इंक्लूड होगा या जाइलम। बोलेंगे बाल्क में फ्लोएम इंक्लूड है, क्योंकि ये जो फ्लोएम होता है वेस्कुलर कैम्बियम के कहां है, बाहर। तो याद रहे यहां पे बाल्क अगर रिमूव कर दी है मतलब आपने इस रीजन से जाइलम को हटा दिया है या फ्लोएम को, बोलेंगे फ्लोएम रिमूव कर दिया है, फ्लोएम को रिमूव कर दिया है। फ्लोएम को रिमूव कर दिया है तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, देखो फ्लोएम को अगर हम लोग प्लांट से रिमूव कर देंगे, अब मुझे आप ये बता दो कि प्लांट में फूड का फॉर्मेशन रूट में होता है या लीफ में होता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ या रूट, लीफ करती है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, यहीं पे फूड का फॉर्मेशन होता है।
फिर इस फूड को ऊपर से नीचे भेजा जाता है। रूट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। रूट को मैंने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रूट का काम होता है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करो, जबकि फूड बनाना किसका काम है? लीफ। लीफ ऊपर से नीचे फूड को भेजती है। लेकिन जब हम लोगों ने फ्लोएम को ही हटा दिया है तो बोलो फूड जो है ऊपर से नीचे रूट के पास आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो जब फूड जो है बनता तो ऊपर है लेकिन पहुंचाना नीचे है। जब ये नीचे रूट के पास नहीं हो पाएगा तो बताओ ये जो रूट की सेल हैं इनका क्या होगा? इनकी कुछ समय के बाद डेथ हो जाएगी। इन्हें अगर फूड नहीं मिलेगा तो इनकी हो जाएगी डेथ। तो यहां पे याद रखना कि जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है रूट डाई फर्स्ट, सबसे पहले प्लांट में कौन मरेगा? रूट। देन जब रूट की ही डेथ हो गई तो बताओ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल हो पाएगा क्या? नहीं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल जब नहीं होगा तो अल्टीमेटली पूरे प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ। तो रूट डाई फर्स्ट एंड देन अल्टीमेटली होल प्लांट विल डाई। पहले तो रूट की डेथ होगी, देन अल्टीमेटली होल प्लांट विल डाई, पूरे प्लांट की ही डेथ हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना है कि इस बात से ये प्रूफ हो जाता है, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट से बाल्क को हटाया मतलब फ्लोएम को हटाया। फ्लोएम को हटाने से नीचे रूट की जो सेल है उन्हें फूड नहीं मिला। तो इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो किससे होता था? फ्लोएम। फ्लोएम को हटा दिया तो नीचे फूड का ट्रांसलोकेशन रुक गया है। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं, देखो प्लांट में जाइलम अभी हम लोगों ने नहीं हटाया, जाइलम तो है यहाँ पे, केवल किसे हटाया है? फ्लोएम को। फ्लोएम को हटाने से ऊपर से नीचे फूड नहीं आ पाएगा, प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि फूड का ट्रांसलोकेशन कहां से होता है? फ्लोएम से। और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? जाइलम से होता है। ईओसिन डाई को यूज करके हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो फूड के ट्रांसलोकेशन को बताता है और दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को बताता है। दोनों एक्सपेरिमेंट को नोट कर लें।
CO2 बताया था कि CO2 जो होता है जब प्लांट के अंदर ज्यादा हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और जब कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। लास्ट टर्न पे चेक करो, ये बात आपने लिखी है। फिर देखें नोट पॉइंट में लिखा हुआ है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कौन से प्लांट करते हैं, मीजोफाइट्स। मिनिमम ट्रांसपिरेशन कौन से प्लांट करते हैं, जियोफाइट, सैकुलेंट जियोफाइट। तो मिनिमम ट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, इस बात को याद रखें। मिनिमम ट्रांसपिरेशन कहां पे है, सैकुलेंट जियोफाइट। एल्गी, फंजाई, संबल्ट, हाइड्रोफाइट में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, एब्सेंट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कर्टिस, कर्टिस ने बोला है ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल इबिल। एसेंशियल इबिल का मतलब एक जरूरी प्रक्रिया है, हालांकि यहां पे होता तो लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन फिर भी प्लांट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो एसेंशियल इविल है, एसेंशियल प्रोसेस है। और स्टीवर्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल इविल, मतलब इस ट्रांसपिरेशन को प्लांट अवॉइड नहीं कर सकता, तो ट्रांसपिरेशन तो प्लांट को करना ही पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन अगर प्लांट नहीं करेगा तो फिर उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, अनअवॉइडेबल इविल है। तो इन पॉइंट को भी उसी के आगे नोट कर लें। इविल, इविल का मतलब होता है बुराई। एक बुराई है, लेकिन ये बुराई प्लांट के लिए जरूरी है। बुराई क्यों बोला है, क्योंकि प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और फिर उसे लॉस कर दिया है। लेकिन प्लांट को ये करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को अगर अपने पूरी जितनी भी प्लांट के अंदर सेल होती हैं उनमें अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही पड़ेगा। पिथ जो है ये सेंटर वाला पार्ट होता है। किसी भी प्लांट को कट करते हैं तो कट करने में जो बिल्कुल बीच में हमें सेल्स मिलती हैं, उन सेल को नाम दिया गया है, क्या नाम देते हैं, पिथ या मेडुला। दो नाम है, या तो पिथ बोलो या इसी को बोलते हैं मेडुला। पिथ या फिर मेडुला। ये डायग्राम सभी का कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया यस लिखें, जिन्होंने नहीं किया वो नो लिखें। जल्दी से कंप्लीट करें, 1 मिनट और है, इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें।
रूट अपॉन सूट रेशियो का मतलब प्लांट में कितना रूट है और कितना सूट है। रूट जितना ज्यादा होगा उतना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उतना ही प्लांट ट्रांसपिरेशन कर पाएगा। तो प्लांट में रूट का अमाउंट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन वो कर पाएगा। तो रूट बटा सूट, रूट अपॉन सूट रेशियो, जितनी ज्यादा रूट होगी उतना ही ज्यादा रूट अपॉन सूट रेशियो होगा। बोलो क्लियर है? ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम चेक करने के लिए कोई भी डाइकॉट प्लांट आप ले सकते हो, किसी भी डाइकॉट प्लांट को ले सकते हो।
कल आप सभी की 12 बजे से 1 बजे तक, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक नवल सर की क्लास है फिजिक्स की, लाइव क्लास रहेगी वैकॉम से। 12 बजे से 1 बजे तक नवल सर की फिजिक्स की क्लास है। देखें, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो देखो, पहले तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है उसकी बात करेंगे, वाटर और मिनरल। तो देखें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर प्लांट को कट करते हैं तो कट करने में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल हमें मिल जाते हैं। याद रखना, ध्यान से सुनो, वो जो डायग्राम अभी हम लोगों ने बनाया था वो था स्टेम का। अगर रूट को काटते हैं और रूट को कट करने पे जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखना कि रूट में एपिडर्मिस होती है लेकिन रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रूट में हमें क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल। सारी चीज सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि हाइपोडर्मिस कहां मिलेगी, बोलेंगे स्टेम में, कहां नहीं मिलेगी, रूट में नहीं होती है। अब देखो, यहां पे मैंने ये बनाया प्लांट। प्लांट में आपको पता है कि ऊपर यहां पे प्लांट में इस तरह से यहां पे लीफ है और लीफ से लगातार यहां पे स्टोमेटा से क्या चलता रहेगा, ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा। देखें, यहां पे प्लांट में ये लीफ है, ये स्टेम है, नीचे रूट है। अब रूट में ध्यान देना, रूट जो होती है, इस रूट में होते हैं रूट हेयर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैंने बड़ा सा बना दिया समझाने के लिए। ये जो रूट हेयर होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहां से बड़ा सा बनाया है। जो रूट हेयर होते हैं ये निकलते हैं प्लांट की रूट जो होती है उसकी एपिडर्मिस से। कहां से निकलेंगे, एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से यहाँ पे रूट हेयर्स जो निकलते हैं, रूट हेयर जो होते हैं ये इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। अब ध्यान से समझेंगे इसे, यहाँ पे जो रूट हेयर होते हैं ये रूट हेयर है। रूट हेयर कहां से निकले हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं। ये यहां पे देख सकते हैं कहां से निकलते हैं, एपिडर्मिस। एक रूट हेयर बड़ा सा बना लिया है, ये रूट हेयर है। ये क्या है, ये है रूट हेयर। कहां से निकला है, प्लांट की एपिडर्मिस। तो ध्यान देना, ये है एपिडर्मिस की सेल। यही एपिडर्मिस की सेल एलोंगेट होके क्या बना लेती है, रूट हेयर।
एपिडर्मिस के नीचे अगली जो लेयर होती है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के नीचे सबसे नीचे हमें मिलेगा जाइलम। क्या मिलेगा? जाइलम। तो देखें यहाँ पे कई सारी लेयर हैं। अब खास बात क्या है जो समझने वाली बात है, यहाँ पे प्लांट में जो वाटर और मिनरल है ये किस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम लोग देख रहे हैं। देखो आपको पता है कि जो मिनरल्स होते हैं, प्लांट जो भी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि सोडियम, जो भी मिनरल्स होते हैं इन्हें जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम जो मिनरल होते हैं इन पे होता है चार्ज, और चार्ज पार्टिकल को जब एब्जॉर्ब करना होता है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ध्यान देना, यहां पे प्लांट से होता है जब मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा तो मिनरल को मोस्टली जो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवली का मतलब यहां पे एटीपी खर्च होगा। तो याद रहे यहां पे मोस्ट मिनरल्स एब्जॉर्ब कैसे? एक्टिवली। एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये मिनरल कहां पहुंचते हैं? इस रूट हेयर में पहुंच जाएंगे। अब बताओ मुझे कि जब रूट हेयर में बहुत सारे यहां पे मिनरल पहुंच रहे हैं तो इस रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? जितने ज्यादा मिनरल्स होते चले जाएंगे इस रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो जो रूट हेयर्स होते हैं इनका जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है। क्या रहता है? हाई, क्योंकि यहाँ पे मिनरल लगातार एब्जॉर्ब होते रहते हैं। तो यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है, बाहर सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके कंपैरिजन में लो रहता है। तो बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। बोलो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होने वाला है? फ्रॉम द लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉइल से लगातार वाटर अंदर जाता रहता है बिना किसी एनर्जी के। ध्यान से सुनना, दो बातें हैं यहां पे। मिनरल तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जब मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ चुका है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर रहता है हाई, बाहर रहता है लो, जिसकी वजह से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, पानी को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वाटर तो लगातार मूव करेगा अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, जब यहाँ पे मिनरल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस समय यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी? बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में। तो याद रखना, मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया है एक्टिवली, वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है पैसिवली। अब ये जो वाटर होता है इसे ध्यान से समझते हैं, ये कैसे आगे मूव करेगा। वाटर जो होता है इसका जब ट्रांसपोर्ट यहां पे चलता है तो वाटर जो है वो एपिडर्मिस से पहुंचेगा अंदर, कहां पे? कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, देन कहां पहुंचा? जाइलम। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये है जाइलम। क्या है ये? जाइलम। जाइलम में जब ये वाटर पहुंचा है तो इस वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है नीचे से ऊपर लगातार चलता रहता है। ये ट्रांसपोर्ट दो फोर्स की वजह से होता है। कौन कौन से हैं? एक है पुलिंग फोर्स, एक होता है पुशिंग फोर्स। जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, तो नीचे से वाटर को ऊपर खींचा जाता है, और जो खींचने वाला फोर्स है उसका नाम होता है ट्रांसपरेशन पुल। अब ध्यान से समझना ट्रांसपरेशन पुल है क्या। देखो यहां पे क्या है, ये रहे स्टोमेटा, स्टोमेटा से लगातार यहां से वाटर निकलता रहेगा, वाटर का लॉस होता रहेगा। वाटर का जब लॉस होता है तो यहाँ पे ये जो जाइलम है ये तो पूरा नीचे से ऊपर तक ये कनेक्टेड है, तो ये लीफ में भी जाइलम इस तरह से होता है, और ये यहां तक है, लीफ में इस तरह से फैले हुए होते हैं जाइलम। क्लियर है? तो देखें यहाँ पे जाइलम इस तरह से है। अब होता क्या है कि जब ये वाटर का लॉस यहां से हो जाता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना सारे लोग, लिखना अभी बंद कर दें अगर कोई भी लिख रहा हो, ध्यान से सुने इसे। जब यहां से वाटर का लॉस होता है तो लीफ से जब वाटर का लॉस हुआ
ये स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के जस्ट पीछे यहां पे होती है सब स्टोमेटल कैविटी। क्या होती है? सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी में यहां पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। यहां से पानी निकल गया, पानी निकलने की वजह से इस जगह पे, जिसे नाम क्या दिया है, सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी में कैसा प्रेशर जनरेट होता है? नेगेटिव प्रेशर। इस नेगेटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप किसकी वजह से होता है? वाटर। तो इसे हम लोग नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को बोलेंगे ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो इसका नाम क्या दिया है? ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है स्टोमेटा के जस्ट पीछे यहां पे डेवलप होता है। इस नेगेटिव प्रेशर को, ध्यान से सुनना, नेगेटिव प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? न्यूट्रल करने के लिए। न्यूट्रल करने के लिए नीचे से ऊपर वाटर को खींचा जाता है। क्या, क्यों खींचा जाता है वो भी समझ लो। सिंपल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में बताया गया है। इसी को कंपेयर यहां से करते हैं। जब हम लोग किसी ग्लास में जूस लेते हैं या कोई भी लिक्विड चीज लें, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, हम लोगों ने ग्लास में इसे लिया और इसे हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉ के थ्रू हम लोग इसे सक करते हैं ऊपर। तो हम लोग जब सक करते हैं ऊपर, तो यहां पे सक करने पे माउथ के अंदर क्या डेवलप होता है? एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं। नेगेटिव प्रेशर जब डेवलप किया जाता है तो इस नेगेटिव प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर कौन चला आता है? नीचे से ऊपर जो भी इस ग्लास में लिक्विड है वो चला आता है। क्यों चलाया? क्योंकि उसे इस माउथ के अंदर, आपके माउथ के अंदर जो आपने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया है, उसे क्या करना है? उसे न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर चला आता है। वैसा ही सेम हमें कहां देखने को मिलता है? प्लांट में। प्लांट में क्या हो रहा है? जब वाटर यहां से रिलीज हो गया तो यहाँ पे स्टोमेटा के जस्ट पीछे जो सब स्टोमेटल कैविटी है, इस सब स्टोमेटल कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। इस नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम क्या दिया? ट्रांसपिरेशन पुल। क्योंकि ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ट्रांसपिरेशन की वजह से। इसका डेली लाइफ में इसका जो एग्जांपल है वो हम लोग देख सकते हैं कहां पे? स्ट्रॉ में। मैंने बता ही दिया है, स्ट्रॉ में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया जाता है। तो ये तो जो फोर्स होता है ऊपर खींचता है, वाटर जो है वो ऊपर खिंचा चला आता है, और वाटर के साथ साथ मिनरल भी घुले हैं वो भी ऊपर चले आते हैं। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव प्रेशर होता है ये तो हो गया पुलिंग फोर्स। लेकिन एक और फोर्स है, एक और प्रेशर है जिसे बोलते हैं पुशिंग फोर्स। ये पुशिंग फोर्स क्या है? देखो होता क्या है कि एक तो ऐसा प्रेशर है जो इसे खींचता रहेगा ऊपर की ओर। अब मान लो कि प्लांट के अंदर रात के समय स्टोमेटा बंद है। स्टोमेटा बंद है तब क्या होता है? तब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल होगा या नहीं होगा? होता रहता है। थोड़ा बहुत वाटर तो तब भी एब्जॉर्ब होता रहता है। उस समय जो वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, ये वाटर इस कॉलम में भरता जाएगा। वाटर भरता चला जाएगा इस कॉलम में, और धीरे धीरे ये वाटर इस कॉलम में जब भरेगा तो धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल कहां पे ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर अपने आप इस वाटर कॉलम को भरने से जो ऊपर मॉलिक्यूल जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसी का नाम है रूट प्रेशर। क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर। ये पॉजिटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि ऊपर कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं है ना, कोई खींचने वाला नहीं है, ये तो अपने आप कॉलम भरा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसी को नाम क्या दिया है? रूट प्रेशर। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डेली लाइफ में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, गार्डन होज। ये गार्डन होज क्या होता है? गार्डन होज का मतलब ये होता है जब कभी भी हम लोग गार्डन में पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आगे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कई सारे क्या होते हैं? पोर बने होते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है? हम लोग टैप को, नल को ऑन करते हैं, पानी इसमें भरता जाता है, और पानी जब भर जाता है तो आगे से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि आगे कोई नेगेटिव प्रेशर थोड़ी ना है, ये तो पाइप भरेगा और भरने के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे होता है कि वाटर जो है उसे ऊपर कोई खींच नहीं रहा है। रात के समय क्या होगा? पानी इसमें भरता जाएगा और भरने के बाद ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तो नेगेटिव प्रेशर होता है,
और एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जिसको नाम क्या दिया है, रूट प्रेशर। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो तरह के फोर्स, एक बार दोबारा से सुने। यहां पे मैंने आपको ये बताया है कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर में मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब एटीपी यूज होंगे। मिनरल जब यहां पे भरते चले जाएंगे तो बताओ इस सेल के अंदर जो रूट हेयर है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा मिनरल होंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके कंपैरिजन में सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो पानी अपने आप ही अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां चला जाएगा, हाई। मतलब वाटर को पैसिवली एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को पैसिवली एब्जॉर्ब करने के लिए ही मिनरल को यहां पे स्टोर करके रखा जाता है। मिनरल जितने ज्यादा होंगे वाटर लगातार अपने आप एब्जॉर्ब होता जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचेगा, जाइलम में। जब जाइलम में पहुंच जाता है वाटर, तब क्या होगा, जाइलम में वाटर पहुंचने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे से ऊपर। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पे दो फोर्स हैं, एक है पुलिंग फोर्स, एक है फोर्सिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स किसे बोलते हैं, जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा लगा है। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं पुलिंग फोर्स या ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। जबकि वाटर कॉलम अपने आप भरता हुआ चला जाता है, जिसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या उसी का दूसरा नाम क्या है, रूट प्रेशर। ये हम लोग कहां देख सकते हैं, गॉर्डन होज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स हैं, एक है पुलिंग फोर्स, एक है पुशिंग फोर्स। तो पहले तो ये डायग्राम बना ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुलिंग फोर्स के आगे लिखा है ट्रांसपिरेशन पुल, और ट्रांसपिरेशन पुल के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ अभी बनाया था, जो हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं
जूस या कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए वही स्ट्रॉ है। वो स्ट्रॉ कैसे काम करती है? जब हम लोग नेगेटिव प्रेशर माउथ में डेवलप करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर जूस आता है, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर लगा है जिसका नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर कौन आएगा? वाटर। वाटर के साथ साथ कौन घुला रहता है? मिनरल। गार्डन होज क्या है? गार्डन होज का मतलब होता है जो गार्डन में हम लोग एक पाइप यूज करते हैं, गार्डन में पाइप यूज करते हैं, गार्डन में पानी लगाने के लिए जो पाइप यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं गार्डन हाउस। कोई नई चीज नहीं है। जब हम लोग पाइप को यूज करते हैं, सिंपल पाइप आप जो घर में यूज करते हो पानी भरने के लिए कहीं पे, वो जो पाइप है वो कैसे काम करता है? हम लोग टैप वाटर को ऑन करते हैं, नल को ऑन करते हैं, पानी लगातार उसमें भरता रहता है, और जब वो पूरी तरह से भर जाता है तो पानी आगे से निकलना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी धीरे धीरे जब पानी भरता जाता है तो भरेगा पानी, तो यहाँ पे उस पानी जो भर रहा है लगातार जाइलम के अंदर, वो एक तरह का पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ही बोलेंगे रूट प्रेशर। पुलिंग और पुशिंग फोर्स दोनों साथ में बिल्कुल लगते हैं, साथ में ही लगते हैं। स्पीड कितना होता है बताएंगे आगे, परेशान मत हो, आगे है, आगे सब है, अभी इतना नोट कर लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल की अभी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात आगे एक अलग वो थ्योरी है, मास फ्लो हाइपोथेसिस, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वाटर और मिनरल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद आगे लिख देना, मास फ्लो को ही बोलते हैं बल्क फ्लो, या फिर इसी को बोलते हैं एन मासी। एन मासी, तो इसके 3 नाम लिखे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे मास फ्लो, बल्क फ्लो या एन मासी बोला जाता है। एनसीईआरटी में दिया है कि ये डिफ्यूजन की तरह नहीं होता है, इट इज अनलाइक डिफ्यूजन। अनलाइक डिफ्यूजन, इसका मतलब क्या है? ये डिफ्यूजन की तरह नहीं है, इट इज अनलाइक डिफ्यूजन। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब चलना, मूव करना, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल यहां पे मूव करते हैं फ्लोइंग रिवर में। फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना कि जब यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, अब वो वाटर में जो भी मिनरल घुले हुए हैं वो भी वाटर के साथ साथ मूव कर जाएंगे, भले ही उनकी कंसंट्रेशन ऊपर हाई क्यों ना हो। कोई मिनरल यहाँ पे पहले से हाई है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले से पोटेशियम है, नीचे अगर उसकी कंसंट्रेशन लो भी है कोई दिक्कत नहीं, वाटर जैसे जैसे मूव करेगा उसके साथ साथ जो भी मिनरल उसमें घुले हुए हैं वो भी ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई भी रिवर जो होती है, रिवर नदी जो होती है वो फ्लो करती है, इस नदी जब ये फ्लो करती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसमें अगर हम लोग कोई भी चीज डाल दे, तो ये जो हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जब हम लोग डालेंगे, ये भी रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये उसके अपोजिट फ्लो करने लगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज हम लोग रिवर में डालेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो रिवर का मूवमेंट है वैसे ही मूव करने, वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे वाटर का बल्क में मूवमेंट कहां से कहां चल रहा है? नीचे से ऊपर। तो इसमें जो भी चीजें, जो भी मिनरल्स इसमें घुले हुए हैं वो भी नीचे से ऊपर ही जाएंगे, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूजन में हम लोग ये देखते हैं कि सब अपनी मर्जी से, जो जहां पे जिसकी कंसंट्रेशन जहां पे हाई है वो अपने लो की ओर भागता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो इसी स्टोमेटा से, ध्यान देना, इसी स्टोमेटा से O2 बाहर निकलता है, इसी स्टोमेटा से CO2 अंदर जाता है।
O2 को CO2 से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो डिफ्यूजन में हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने अकॉर्डिंग मूव करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कहां पे लो है, वो वहां से हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। इसी स्टोमेटा से O2 भी मूव करता है, CO2 भी मूव करता है, और यहीं से वाटर का लॉस भी चलता रहता है, वाटर भी यहीं से निकलता है। तो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल अपने अकॉर्डिंग मूव करते हैं, लेकिन मास फ्लो में ऐसा नहीं होता है। मास फ्लो में अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते। वाटर का मूवमेंट अगर नीचे से ऊपर है, बल्क फ्लो में जा रहा है, तो कोई भी जो मिनरल है ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऊपर से नीचे चला है, वो मिनरल भी नीचे से ऊपर ही जाएगा। तो एनसीईआरटी में इस लाइन को इस तरह से समझाया है कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लोइंग रिवर का मतलब जो वाटर का मूवमेंट है उसी के साथ ही मूव करेंगे। मतलब ये डिफ्यूजन के क्या है, अनलाइक, डिफ्यूजन से अलग है, डिफ्यूजन की तरह ये नहीं होता है। तो इस लाइन को उसी के आगे नोट कर लेंगे, इट इज अनलाइक डिफ्यूजन। सब स्टोमेटल कैविटी का मतलब स्टोमेटा के पीछे जो कैविटी है उसका नाम है सब स्टोमेटल कैविटी। सुने एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा है रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनो सारी बातें, जो भी चीज रह गई हो वो दोबारा से सुने। देखें हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब जो ट्रांसपेरेशन को कम करेंगे या ट्रांसपेरेशन को बढ़ाते हैं। बोले सारे लोग चैट बॉक्स में लिखें क्या करते हैं, ट्रांसपेरेशन को डिक्रीज या इंक्रीज, ट्रांसपेरेशन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे कि CO2। अगर प्लांट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो प्लांट के अंदर बनता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड की वजह से बताओ स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपेरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन का नाम है, जैसे कि एस्पिरिन, या आर्टिफिशियल केमिकल हम लोग बाहर से यूज कर सकते हैं, एस्पिरिन। पीएमए का फुल फॉर्म फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिर आगे मैंने आपको बताया लो विस्कोसिटी वैक्स। लो विस्कोसिटी वैक्स का एग्जांपल सिंपल सा वैसलीन जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो लो विस्कोसिटी वैक्स है। उसको अगर हम लोग लीफ पे लगा दें तो प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन चलता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को याद रखें। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, याद रहे ट्रांसपिरेशन प्लांट में टेम्परेचर को कितना डिग्री कम कर देता है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो अगर कभी आप कोई बड़े से ट्री के नीचे आप जाओ, आप फील करोगे कि वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम। तो वो टेम्परेचर कम किसकी वजह से है, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। ये कितना टेम्परेचर कम कर सकता है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो प्लांट को कूल डाउन करने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन। तो गर्मियों में प्लांट को कूल करने के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से चलता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही प्लांट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से लगता है पुलिंग फोर्स, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। फिर आगे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है इसकी वजह से प्लांट अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाता है। गर्मियों में अगर हम लोग देखें प्लांट में जब कभी भी वाटर की कमी हो जाती है तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन कम होता है तो हम लोग देखते हैं प्लांट मुरझा जाता है। तो प्लांट मुरझा जाए तो दोबारा से उसे पानी दे दो, दोबारा से पानी दे दोगे प्लांट की हर एक सेल फिर से टर्जिट हो जाएगी, प्लांट अपना स्ट्रक्चर फिर से मेंटेन कर लेता है। तो प्लांट या प्लांट सेल को अगर अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है तो लगातार क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में। अच्छा कुछ और भी पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, मीजोफाइट या जीरोफाइट, क्या बताओगे, मीजोफाइट। मिनिमम ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, सेकुलेंट, जीरोफाइट। बताओ कहां कहां पे ट्रांसपिरेशन एब्सेंट होता है, एल्गी में, फंजाई में, एंड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो पानी के ऊपर होते हैं या पानी के नीचे, ये बता चुका हूं मैं, जो पानी के नीचे होते हैं उन्हें बोलते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो याद रहे इनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। उसके बाद
एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कर्टिस। कर्टिस ने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एसेंशियल इविल है या अनअवॉइडेबल? एसेंशियल, जरूरी है, एक बुरी चीज है, लेकिन ये प्लांट के लिए जरूरी भी है। बुरी चीज क्यों है? क्योंकि लगातार प्लांट जो भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम वाटर को लॉस कर दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया इविल। इविल का मतलब होता है बुराई। फिर लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन इज एन अनअवॉइडेबल इविल। ये किसने बोला था? स्टीवर्ट, याद रहे इस बात को। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल जाइलम से होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग कौन सा प्लांट को यूज कर लें? बाल्सम। और कौन सी डाई को यूज कर लें? इओसिन डाई। इओसिन डाई का कलर रेड कलर। बताओ इओसिन डाई जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इओसिन डाई हमें जाइलम में मिलेगी या फ्लोएम में मिलेगी? याद रहे कहां पे मिलेगी? जाइलम में। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल कहां से होता है? जाइलम से या फ्लोएम से? जाइलम से, क्योंकि इओसिन डाई हमें जाइलम में ही मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहां से होता है? फ्लोएम। इसे करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों ने लिखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, याद रखें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मैंने लिखा है कि हम लोग प्लांट में से क्या हटा देते हैं? बाल्क। बाल्क हटा देते हैं। बाल्क हटा दिया मतलब फ्लोएम को हटा दिया। और अगर फ्लोएम को हटा देंगे तो बताओ रूट की डेथ होगी या लीफ की डेथ होगी? रूट डाई फर्स्ट, देन अल्टीमेटली होल प्लांट विल डाई। जहां पे आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देना। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। फ्लोएम में जो आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, बार्क रिमूव कर देते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी लिख लेना। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं क्या है? गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। जहां पे आपने लिखा है ना बार्क रिमूव, वो जो एक्सपेरिमेंट है ऊपर उसमें हेडिंग डाल देना। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंग के फॉर्म में हम लोग प्लांट से किसे हटा देते हैं? बार्क को। तो वहां पे लिख लो गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। बार्क को हटा देंगे तो बताओ डेथ किसकी सबसे पहले होगी? रूट की, क्योंकि रूट को फूड नहीं मिल पाएगा, देन अल्टीमेटली होल प्लांट विल डाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बल्क फ्लो बोल सकते हैं, मास फ्लो बोल सकते हैं, या एन मासी बोल सकते हैं। ये डिफ्यूजन की तरह नहीं होता है, इट इज अनलाइक डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ जो भी मॉलिक्यूल होता है वो फ्लोइंग रिवर। फ्लोइंग रिवर का मतलब जो वाटर का मूवमेंट होता है उसी के साथ वो भी फ्लो होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्लांट में ये रहा रूट हेयर, अंदर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकिल, फिर जाइलम। जाइलम में जब वाटर एक बार पहुंच जाता है, देखो यहाँ पे बताओ जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर में मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? एक्टिवली। जबकि वाटर यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब होता है? पैसिवली। जब ऑस्मोसिस का डायग्राम आपने बनाया है, जहां पे ऑस्मोसिस पढ़ा था, वहां पे आप चेक कर लो जाके, वहां पे चेक करो कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, लो ओपी से हाई या हाई से लो। देखो आपने वहां पे लिखा है वाटर का मूवमेंट होता है लो ओपी से हाई ओपी। मिनरल यहाँ रूट हेयर में ज्यादा है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर को यहाँ पे पैसिवली एब्जॉर्ब लगातार किया जाएगा। वाटर जब मूव करेगा तो वाटर पहुंचेगा जाइलम में। जाइलम में नीचे से ऊपर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो फोर्स हैं, एक है पुलिंग फोर्स, एक है पुशिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल, जो किसके द्वारा लगता है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ये जो फोर्स होते हैं ये वाटर के द्वारा लगे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और कैसा है ये? नेगेटिव। दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसा होता है? पॉजिटिव, जिसका नाम क्या है? रूट प्रेशर। जाइलम में पानी लगातार भरता रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे रूट प्रेशर, जो कि एक पुशिंग फोर्स होता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं स्ट्रॉ और गार्डन होज। तो यहाँ पे ये बात हो गई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।